जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम अपने लेकर आए टॉप साइंस क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है सो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिए। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, यह सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। यहां पर आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है पदार्थ की निम्नलिखित में से किस अवस्था को बोस आइंस्टीन के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा कि पदार्थ की निम्नलिखित में से किस अवस्था को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से भी जाना जाता है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी पंचम। ऑप्शन बी पंचम अवस्था को। पदार्थ की समान अवस्थाएं जो होती हैं वो होती है ठोस, द्रव, गैस। चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा को कहते हैं और पंचम अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को कहते हैं। इसे सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन के ने सैद्धांतिक रूप से 1924-25 में प्रस्तुत किया। प्रयोगात्मक रूप से पहली बार 1955 में एरिक कॉर्नेल और कार्ल वाइमन ने इसे प्राप्त किया और बहुत कम तापमान पर। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है म्यूरेटिक एसिड को वैज्ञानिक रूप से क्या कहा जाता है। आपसे पूछा है कि म्यूरेटिक एसिड को वैज्ञानिक रूप से क्या कहा जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। म्यूरेटिक एसिड दरअसल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जिसका रासायनिक सूत्र होता है HCl का ही पुराना और व्यावसायिक नाम है। यह एक मजबूत अम्ल है जो प्रयोगशालाओं में और उद्योगों में उपयोग होता है। इसका उपयोग टॉयलेट क्लीनर, धातु सफाई और रसायन निर्माण में भी किया जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। H2SO4 इसका रासायनिक सूत्र होता है। इसे ऑयल ऑफ विट्रॉल कहा जाता है। म्यूरेटिक एसिड ने परलोरिक अम्ल की बात करें HClO4 या बहुत शक्तिशाली ऑक्सीडाइजर है, अलग अम्ल है। और पिपिक अम्ल की बात तो यह कार्बनिक अम्ल है, म्यूरेटिक एसिड नहीं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बेकिंग सोडा का घटक नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बेकिंग सोडा का घटक नहीं है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है NaHCO3। CO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है जिसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसमें जो घटक हैं वो है आपका सोडियम का घटक है, हाइड्रोजन का घटक है, कार्बन का घटक है और ऑक्सीजन का घटक है। तो इसमें क्या है नाइट्रोजन, सोडियम का घन वो है, हाइड्रोजन का घटक हो जाता है आपका और कैल्शियम घटक हो जाता है। ऑक्सीजन कहते हैं परंतु कैल्शियम घटक नहीं है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो है हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसमें कैल्शियम जो है इसका घटक नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल। आपसे पूछा है कि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल किस में अधिकतम होता है, यह आपसे पूछा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी तांबे की छड़। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठोस पदार्थों में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। तांबे की छड़ एक ठोस है, इसलिए इसके कण बहुत पास और मजबूती से जुड़े होते हैं। इसी कारण ठोस पदार्थों का आकार और आयतन निश्चित होता है। आकर्षण बल का क्रम जो होता है ठोस होता है, ठोस फिर द्रव फिर गैस। सबसे अधिक जो होता है ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। गैसों में कणों के बीच दूरी बहुत अधिक होती है। ठोस में कण कंपन करते हैं लेकिन अपनी जगह नहीं छोड़ते। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है लार अमाइलेज किसके पाचन में मदद करता है। आपसे पूछा है कि सलाइवरी अमाइलेज किसके पाचन में मदद करता है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टार्च। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लार अमाइलेज एक एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट विशेषकर स्टार्च को तोड़ता है या पाचन की प्रक्रिया मुंह में ही शुरू कर देता है। स्टार्च को या माल्टोज में बदलता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो प्रोटीन का पाचन पेप्सिन द्वारा पेट में होता है। वसा का पाचन लिपेज एंजाइम करता है और विटामिन का पाचन नहीं होता, वह सीधे अवशोषित हो जाते हैं।
चलते हैं अगले प्रश्न क्यों लिखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा मायोपिया का दूसरा नाम क्या है। आपसे पूछा है कि मायोपिया का दूसरा नाम क्या है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मायोपिया को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें व्यक्ति पास की वस्तुएं साफ देख पाता है लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। यह दोष तब होता है जब नेत्र गोलक सामान्य से लंबा होता है या आंख का लेंस सामान्य से अधिक उत्तल हो जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है लोहे में जंग लगना कैसी अपक्रिया है। आपसे पूछा है कि लोहे में जंग लगना कैसी अपक्रिया है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयोजन अपक्रिया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जंग लगना मतलब Fe+O2 क्या हो जाता है, Fe2O3 या ऑक्सीकरण भी है। नमी की उपस्थिति में प्रक्रिया तेज होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा साधारण स्थायी ऊतकों के प्रकार कौन से हैं। आपसे पूछा है कि साधारण स्थायी ऊतकों के प्रकार कौन से हैं, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरेकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ये सभी स्थायी ऊतकों के प्रकार होते हैं। साधारण स्थायी ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। इनके 3 प्रमुख प्रकार हैं, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ये पौधों में भंडारण, समर्थन और संरचना का कार्य करते हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो जाइलम जो है या जटिल स्थायी ऊतक है, फ्लोएम या भी जटिल ऊतक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कौन वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बना सकता है। आपसे पूछा कि कौन वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बना सकता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवतल दर्पण। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण बड़ा आभासी प्रतिबिंब बना सकता है जब वस्तु फोकस के अंदर हो। इसका उपयोग सेविंग मिरर में होता है। उत्तल दर्पण हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा इनमें से कौन सा यौगिक है। आपसे पूछा कि इनमें से कौन सा यौगिक है, कंपाउंड है यानी कि, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जल जो है या कंपाउंड है, यौगिक है। जल एक यौगिक है जो 2 तत्वों से मिलकर बना है। ऑक्सीजन, लोहा और सल्फर जो दिया हुआ है ये सभी तत्व हैं। यौगिक का निश्चित अनुपात होता है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। आपसे पूछा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋणात्मक होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण में फोकस दर्पण के सामने होता है। अवतल दर्पण में फोकस दर्पण के सामने होता है। साइन कन्वेंशन के अनुसार सामने की दिशा को ऋणात्मक माना जाता है, इसलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। धनात्मक की बात करें तो यह उत्तल दर्पण के लिए होता है। शून्य फोकस दूरी कभी शून्य नहीं होती। अनंत या समतल दर्पण के लिए माना जाता है। अवतल दर्पण को संग्रहित दर्पण भी कहते हैं। यह वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। इसका उपयोग टार्च, सेविंग मिरर, सौर कुकर आदि में करते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और किस ऊर्जा का योग है। आपसे पूछा कि यांत्रिक ऊर्जा जो है स्थितिज ऊर्जा और किस ऊर्जा का योग है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गतिज ऊर्जा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा वस्तु की स्थिति या ऊंचाई के कारण संचित ऊर्जा, जैसे बांध में पानी। गतिज ऊर्जा वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा, जैसे चलती हुई कार। यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण नियम कहता है कि यदि केवल रूढ़ बल कार्य कर रहे हो तो यांत्रिक ऊर्जा स्थिर रहती है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। आपसे पूछा है कि बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पायरोमीटर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पायरोमीटर का उपयोग बहुत उच्च तापमान मापने के लिए किया जाता है। यह उन स्थानों पर उपयोगी है जहां सामान्य थर्मामीटर काम नहीं कर पाते, जैसे भट्टियां, बॉयलर, धातु गलाने की भट्टियां। पायरोमीटर मुख्यतः विकिरण और विद्युत प्रतिरोध सिद्धांत पर काम करता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो मैनोमीटर गैस या द्रव के दाब को मापने के लिए, फेदोमीटर जल की गहराई मापने के लिए और सैलिनोमीटर लवणता मापने के लिए।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है जो लोग डिफोकसी लेंस लगाते हैं उनमें क्या पाया जाता है। आपसे पूछा कि जो लोग डिफोकसी लेंस लगाते हैं उनमें क्या पाया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जरा दृष्टि दोष इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डिफोकसी लेंस यानी कि बायोफोसियल लेंस उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जिन्हें पास और दूर दोनों को देखने में दिक्कत होती है। इस स्थिति को जरा दूर दृष्टि दोष कहते हैं। यह सामान्यतः बढ़ती उम्र का कारण होता है जब आंखों का लेंस लचीला नहीं रहता। डिफोकसी लेंस का ऊपरी भाग दूर देखने के लिए, दूर दृष्टि दोष सुधार के लिए, निचला भाग पास देखने के लिए, निकट दृष्टि दोष सुधार के लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस घटना के कारण साफ आकाश का रंग नीला होता है। आपसे पूछा है किस घटना के कारण साफ आकाश का रंग नीला होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश का प्रकीर्णन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साफ आकाश नीला दिखने का कारण है सूर्य के श्वेत प्रकाश का वायुमंडल में वायु अणुओं व सामान्य कणों द्वारा, सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकीर्णन। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, लेकिन नीली रोशनी की तरंगदैर्घ्य 400 से 450 नैनोमीटर छोटी होने के कारण यह अन्य रंगों की तुलना में अधिक उभरती है, इसलिए हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। यही कारण है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश लाल या नारंगी दिखता है, लंबी तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन कम होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पौधे किस प्रक्रिया के द्वारा हवा में पानी छोड़ते हैं। आपसे पूछा कि पौधे किस प्रक्रिया के द्वारा हवा में पानी छोड़ते हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पौधे अपनी पत्तियों के रंध्र से जल वाष्प को वातावरण में छोड़ते हैं, इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यह प्रक्रिया पौधों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जड़ों से पानी और खनिजों के ऊपर चढ़ने में मदद करती है, पौधों के शरीर का तापमान नियंत्रित करती है, वायुमंडल में नमी बनाए रखने में योगदान देती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है। आपसे पूछा कि पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छोटी आंत इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यकृत से निकलने वाला पित्त रस और अग्नाशय से निकलने वाला अग्नाशयी रस दोनों ही छोटी आंत के प्रथम भाग ड्यूडेनम में स्रावित होते हैं। इन रसों का कार्य है पित्त रस यानी कि वसा को इमल्सिफाई करता है ताकि एंजाइम आसानी से कार्य कर सके, और अग्नाशयी रस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के पाचन में मदद करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कोयले का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। आपसे पूछा है कि कोयले का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयोजन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संयोजन अभिक्रिया, कोयला जब जलता है तो वह वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। यह अभिक्रिया जो C+O2 क्या बनता है, CO2 प्लस उष्मा, इसे ही संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो अपघटन, इसमें एक यौगिक टूटकर 2 या अधिक पदार्थ बनता है। दोहरे विस्थापन की बात करें तो इसमें 2 यौगिकों के आयन आपस में अदला बदली करते हैं। और विस्थापन की बात करें तो इसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व से को विस्थापित करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है लोहे का वह कौन सा गुण है जिसके कारण गर्म लोहे के टुकड़े को पीट कर चाकू का रूप दिया जाता है। आपसे पूछा है कि लोहे का वह कौन सा गुण है जिसके कारण गर्म लोहे के टुकड़े को पीट कर चाकू का रूप दिया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आघातोधर्मिता इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आघातोधर्मिता धातुओं का वह गुण है जिसके कारण उन्हें पीटकर या दबाकर पतली चादर या अन्य आकार दिया जा सकता है। लोहे को गर्म करके पीटने पर वह आसानी से आकार बदल लेता है और चाकू, औजार, औद्योगिक उपकरण आदि बनाए जाते हैं। सोना और चांदी सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातुएं हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। आपसे पूछा है डेंगू किसके कारण होता है। आपसे पूछा है कि डेंगू जो है किसके कारण होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वायरस के कारण। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डेंगू एक वायरल रोग है या एंडीज मच्छर द्वारा फैलता है। इसमें तेज बुखार और प्लेटलेट्स की कमी होती है डेंगू के कारण। तो किस मच्छर काटने से होता है, एंडीज मच्छर द्वारा फैलता है, क्या वायरल रोग है।
वायरल रोग है और इसमें तेज बुखार और प्लेटलेट्स की कमी होती है। तो ये थे आपके टॉप 20 साइंस क्वेश्चन। आप लोग बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है, म्यूरेटिक एसिड को वैज्ञानिक रूप से क्या कहा जाता है। आपसे पूछा कि म्यूरेटिक एसिड को वैज्ञानिक रूप से क्या कहा जाता है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।